नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र की विधानसभा में जो 16 विधायकों का मामला था, जिनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, अपात्र घोषित करने के लिए जो मसला पिछले 1.5 साल से भी ज़्यादा चल रहा था, वो आखिर ख़त्म हो गया। मैं ख़त्म इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। लेकिन जो राजकीय हेतु, राजनीतिक हेतु से उद्धव ठाकरे इसके पीछे पड़ गए थे, वो हेतु तो असफल हो गया। यानी सुप्रीम कोर्ट में दौड़ दौड़ कर जाने वाले उद्धव ठाकरे अपने ही हाथों, अपने ही करतूतों से फंस गए। आखिर में वो 16 एमएलए विधायक अपात्र हो जाते, तो उसमें से एक एकनाथ शिंदे थे जो मुख्यमंत्री है, और वो ही अपात्र घोषित किए गए, तो महाराष्ट्र की सरकार, गवर्नमेंट गिर जाएगी। लेकिन गिरने के बाद भी अगर उनके पास बहुमत होता है तो दूसरा चीफ मिनिस्टर बना के काम चलाया जा सकता था, तो उससे कुछ बड़ा हासिल होने वाला नहीं था। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए बात हो जाती कि देखो हमने भी एक सरकार गिरा दी, हमने इनको हरा दिया, ये गलत थे, ये गद्दार वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार तो मेजॉरिटी बीजेपी और शिंदे गुट के पास होने के कारण 16 विधायक अगर बाद होते तो भी सरकार फिर से उनकी ही बनाई जाती। तीसरी बात कि अगर 16 विधायक अपात्र हो जाते, उसके बाद भी अजित दादा का गुट यहाँ आकर मिला है, उससे भी मेजॉरिटी बढ़ गई है। तो सवाल ये था कि क्या 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए अपनी पूरी ताकत उद्धव ठाकरे ने झोंक देनी चाहिए थी। अगर नहीं किया होता और ये मामला ऐसा ही ऐसा टंगा रहता, ना कोई अपात्र होता, लेकिन इनके पास एक ताकत होती, एक मुद्दा होता कि इन्होंने गद्दारी की है, वो तो चलता रहता। आप हिंदी में बोलते हो ना, बंदी मुट्ठी लाख की, खुली तो प्यारे खाक की। जब तक मुट्ठी बंदी है, ढकी हुई है, उसका रहस्य कायम रहता है, उसका डर कायम रहता है। लेकिन मुट्ठी खुल गई और अंदर जो कुछ है वो सामने आ गया, तो उसके बाद उसका डर किसी को नहीं रहता। और बिल्कुल वही गलती उद्धव ठाकरे कर गए, क्योंकि आपको याद होगा कि ऐसे मामले देश भर की अलग अलग विधानसभाओं में बार बार हो चुके हैं। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कल परसों तक यानी 5 साल पहले राजस्थान विधानसभा में हुआ था, जब बहुजन समाज पार्टी के 6 के 6 विधायक कांग्रेस में विलय हो गए थे। तो कहने का मतलब ये था कि उस वक्त भी इतना सुप्रीम कोर्ट में तमाशा खड़ा नहीं किया गया था। बार बार 30 से ज़्यादा याचिकाएं उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी। उसकी क्या ज़रूरत थी? ये मामला राजनीतिक है और वो कानून से हल नहीं होता। राजनीतिक मामला या मसला जो होता है, वो राजनीति के स्टाइल में ही और राजनीति के जो दायरा है उसमें ही आपको निपटाना पड़ता है। आप अगर कानूनी रास्ते पर चले गए तो घूमते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, लेकिन आपको कभी उसका हल नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा। और बिल्कुल वही हुआ है। उद्धव ठाकरे अगर कहाँ फंसे हैं तो वो अपनी ही जाल में फंस गए, क्यों वो ज़रूरत से ज़्यादा कोर्टबाजी पर दांव खेलते रहे। और मुझे अजीब इसलिए लगता है कि बाला साहब ठाकरे जो इनके पिता थे, उन्होंने शिवसेना शुरू की, उनसे ही राजनीति की जो विरासत है वो उद्धव ठाकरे को मिली है। लेकिन ये बार बार मेरा बाप, मेरा पिता बोलते हैं, क्या ये पिता को समझ पाए? उद्धव ठाकरे कभी अपने पिता का, वो पिता को या पिता की राजनीति को आज तक समझ पाए? इसका सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर बाला साहब को थोड़ी भी
बाला साहब को थोड़ी भी तरीके से उद्धव ठाकरे समझ लेते तो इतनी कोर्टबाजी नहीं करते। 40-45 साल बाला साहब ठाकरे ने पब्लिक लाइफ में राजनीति की है, लेकिन वो कभी भी कानून पर या कोर्टबाजी पर निर्भर नहीं रहे। वो अपनी तरीके से अपने जो अनुयायी होते हैं, उनके सपोर्टर होते हैं, उनकी ताकत पर निर्भर थे। मेरे पास लाखों ऐसे जवान लड़के हैं जो 1 मिनट में मैं बोल देता हूँ तो रास्ते पर उतर जाते हैं और राजनीति और सरकार की फेफे उड़ जाती है। इस पर बाला साहब की सब राजनीति निर्भर होती थी। 99 में आपको याद होगा जब छगन भुजबल महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने पुराने एक मामले में बाला साहब को अरेस्ट करने की ऑर्डर पास कर दी थी, लेकिन मुंबई का पुलिस कमिश्नर कलानगर में मातोश्री तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। कम से कम 6-7 दिन यह तमाशा चलता रहा। आखिर में बाला साहब ही बोल गए कि ठीक है, मैं मेयर बंगले पर आता हूँ, उधर आके मुझे कोर्ट में लेके जाओ। लेकिन ये बाला साहब ने इनिशिएटिव लिया था। मुंबई का पुलिस कमिश्नर इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाया कि बाला साहब को अरेस्ट करने के लिए या उनको मिलने के लिए मातोश्री तक नहीं जा पाया था। मुंबई का कमिश्नर 25-30 हज़ार पुलिस का फोर्स था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी। और बाला साहब कानून के सामने झुके नहीं थे। उन्होंने कानून को ऑफर दिया, पुलिस को ऑफर दिया कि मेयर बंगले पर आ जाओ, मैं वहाँ आता हूँ, वहाँ से कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में वो मामला टिका नहीं, वो बात अलग है। लेकिन कहने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे अगर बार बार मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप चुराया, मेरे बाप की पार्टी चुराई, ये बोलते हैं, तो कभी बाप को समझने की तो कोशिश करे। आदित्य ठाकरे अपने दादा को समझने की तो कोशिश करे। अगर आपको दादा की या बाप की विरासत, पिता की विरासत आगे चलानी है तो एक बात ध्यान में रखो, वो राजनीति में इतने बड़े होकर उभरे तो उन्होंने कानून के सामने कभी सर नहीं झुकाया। वो कानून के भरोसे कभी राजनीति करते ही नहीं थे। फिर वो चुनाव की राजनीति हो या सत्ता की राजनीति हो या आंदोलन की राजनीति हो, बाला साहब ने कभी भी कानून के भरोसे राजनीति नहीं की। उनका पुरुषार्थ था कि समाज में उनको इतनी बड़ी मान्यता थी कि उनकी एक घोषणा से, उनके एक आदेश से हजारों लाखों जवान लड़के रास्ते पर उतर जाते थे और उनको नियंत्रित करना कानून और सरकार के लिए इम्पॉसिबल हो जाता था, अशक्य प्राय बन जाता था। तो वो बाला साहब की ताकत थी राजनीति में। और उद्धव ठाकरे कार्यकर्ता या अपने जो सपोर्टर है उन पर भरोसा नहीं करते, उससे भी ज़्यादा कानून पर भरोसा करते, इसलिए कानून की कोर्टबाजी में और फंसते गए, बिल्कुल फंसे गए। और आज क्या हुआ है, एक तो बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आज कानून हमारे देश में चलते 70 साल हो गए, लेकिन वो भी ब्रिटिश मोल्ड में बनाए हुए कानून है। वो कानून यहाँ की आम जनता को उल्लू बनाने के लिए ही, उससे जस्टिस न्याय नहीं मिलता, कोर्ट में जाकर न्याय नहीं मिलता। कोर्ट में कानून का इंटरप्रिटेशन होता है, अर्थ लगाया जाता है कि ये कानून क्या कहता है। अगर उस अर्थ में आप बैठते हो तो आपकी बात सच हो जाएगी। अगर आपका कहना, आपका दावा उस कानून के दायरे में अगर नहीं बैठ रहा है तो आप गलत हो। और वही हो गया। अब देखिए क्या हुआ है, जो विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जो वर्डिक्ट दिया है उसमें उन्होंने किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। ना शिंदे गुट के किसी विधायक को डिस्क्वालीफाई किया, ना उद्धव के गुट के किसी विधायक को डिस्क्वालीफाई किया, अपात्र घोषित किया है। अब मामला ये बनता है, अगर किसी को भी अपात्र घोषित नहीं किया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कौन से अन्याय के खिलाफ दावा कर सकते हो कि भाई मुझ पर अन्याय हुआ है, मुझे बचा लो। तो उद्धव के किसी विधायक को डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, अपात्र घोषित नहीं किया है, तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं, उनके विधायकों को अपात्र करना चाहिए था और वो नहीं किया, तो ये मामला जल्दबाजी का नहीं होता।
इसलिए आज भी उद्धव ठाकरे गुट अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो इतने जल्दी जल्दी 2 महीने में 4 महीने में ये बात सुनवाई को भी नहीं आएगी। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव भी निकल जाएगा और विधानसभा का चुनाव दरवाजे पर आकर खड़ा होगा 10 महीने में। और तब तक ये अगर नहीं हुआ तो इन्होंने अपना पूरा का पूरा टाइम जो राजनीति में पार्टी नए से सिरे से खड़े करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, वो टाइम कोर्टबाजी में बर्बाद हो गया। 1.5 साल से हम देख रहे कि उद्धव ठाकरे जिस ढंग से कोर्टबाजी पर भरोसा करके बैठे थे, उनका पूरा टाइम, उनकी पूरी एनर्जी, ऊर्जा बर्बाद हो गई है कोर्टबाजी में। तो कोर्ट का जो दावा था या कोर्ट की जो चाल थी वो तो बीजेपी की नहीं थी। बीजेपी ने आपकी पार्टी तोड़ी होगी, आपके गुट के 40, आपके पार्टी के 40 विधायक बीजेपी के साथ चले गए, ये बीजेपी की चाल ज़रूर थी, लेकिन उनके साथ राजनीतिक चाल खेलना ज़रूरी था। आप कोर्ट और कानून के दायरे में चले गए और उसमें ही गोल 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 घूमते रहे और हाथ में कुछ आया नहीं है और आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, क्योंकि इस ढंग से राजनीति नहीं होती। कोर्ट या कानून ये अलग दायरा है और राजनीति अलग दायरा है। जब उद्धव ठाकरे ने चुनाव के रिजल्ट आए, नतीजे आए, उसके बाद अलायंस तोड़ दी थी और मुख्यमंत्री बनने के लिए ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। क्या बीजेपी ने अलायंस तोड़ना कैसे गैर लागू है, गैर अनैतिक है, ये बोलकर कोर्ट में दौड़कर बीजेपी नहीं गई थी। बीजेपी चुपचाप बैठ गई, ठीक है आप गए, ठीक है हमारे और आपकी जमती नहीं, आप चले गए, ठीक है। लेकिन बीजेपी उद्धव को पाठ पढ़ाने के लिए या सबक सिखाने के लिए राजनीतिक अपॉर्चुनिटी, संभावना देखती रही और राजनीतिक चाल खेली। शिवसेना में ही फूट डाल दी गई, तो उसको राजनीति के दायरे में जो खेल खेलना चाहिए था वही बीजेपी खेली। लेकिन उद्धव ठाकरे पर जब बात आ गई, जब उन्होंने जो दाव खेला था चीफ मिनिस्टर होने के लिए, मुख्यमंत्री होने के लिए, और अलायंस तोड़ी थी, वो दाव जब उलट हो गया, पलटी हो गया, तब उद्धव ठाकरे क्या करते, कोर्टबाजी में दौड़ जाते। ये समझ नहीं पाए कि कोर्ट में इंटरप्रिटेशन होता है और जितने में उसमें घुस जाओगे तो और धाराएं निकल आती है, सेक्शन निकल आते हैं, प्रावधान निकल आते हैं और आपको पता नहीं आखिर तक चलता कि इसमें रिजल्ट क्या आने वाला है। अब यही देखिए, देखो ये 16 विधायक अपात्र हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, ये हम 1.5 साल से सुन रहे हैं। जुलाई 2022 से जनवरी 2024 आ गया। हर दिन उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता और उनके दोस्त कांग्रेस और एनसीपी के नेता शरद पवार, सुप्रिया सुळे क्या बोलते रहे कि ये सरकार गिरने वाली है, ये सरकार चलेगी नहीं। और किस आधार पर बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, विधानसभा अध्यक्ष है। क्या हुआ? 1.5 साल के बाद फिर मुहर किस पर लगी कि बिल्कुल ठीक है, एकनाथ शिंदे ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, ना कोई विधायक अपात्र होगा। और अगर कोई भी विधायक अपात्र नहीं हुआ है तो उसको उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी कोई जल्दबाजी करने वाली नहीं है। आप जाओगे, आप अपनी क्या बोलते याचिका दायर करोगे, लेकिन इतनी जल्दबाजी में उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो उद्धव ठाकरे खुद ही फंस गए। खुद जो जाल फैलाया था उसमें खुद उद्धव ठाकरे अपने ही जाल में फंस गए, जिसको कानून का जाल बोलते हैं। और एक बात समझना ज़रूरी है कि राजनीति के जो मामले होते हैं वो राजनीति के ढंग से उसके दाव खेलने पड़ते हैं, और जो लोगों के सामने जाते नहीं, ऐसे लोगों ने आज उद्धव ठाकरे को घेरा हुआ है। जो डायरेक्टली चुनाव नहीं लड़ते, जो विधान परिषद या राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं और बिना जनता के सामने जाकर दादागिरी करते रहते, पार्टी चलाते हैं। जो चुनाव नहीं लड़ते वही अगर पार्टी चलाते हैं तो जनता की कोर्ट में जाने से भी कोई मतलब नहीं रहता। उद्धव ठाकरे ने नार्वेकर का जो वर्डिक्ट आया है उसके बाद क्या बोला है कि अब हम जनता की कोर्ट में जाएंगे, यानी
चुनाव में जाएंगे और जनता ही बीजेपी को, एकनाथ शिंदे को सबक सिखाएगी। अब एक बात है कि जनता की कोर्ट में जाने के लिए यानी चुनाव में जाने के लिए जो असलियत में चुनाव लड़ते हैं वो ऐसे लोग तो आपके साथ बचे नहीं है। कौन है? अनिल परब, संजय राउत, अनिल देसाई, जो लोग डायरेक्टली चुनाव लड़ते ही नहीं, जो लोग चुनाव जीत कर आए उनके वोटों से राज्यसभा में बैठते या विधान परिषद में बैठते। ऐसे लोगों को जो मैदान में उतरते ही नहीं, डायरेक्टली लड़ाई करते ही नहीं, ऐसे लोगों को लेकर उद्धव ठाकरे बोल रहे कि मैं अब मैदान जंग में उतर जाऊंगा। आपके पास सिपह सालार नहीं है, सेनापति नहीं है, लड़ने की आदत हो, लड़ने की हिम्मत हो, ऐसा कोई लड़ाका आपके पास बचा नहीं है। और अब ये बोल रहे कि मैं जनता की मैदान में जाऊंगा। मुझे याद आती है जब छगन भुजबल ने शिवसेना छोड़ी थी, बहुत बड़ा बवाल हो गया था, लेकिन उद्धव के पिताजी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ना उसके खिलाफ कोर्ट में गए थे, ना चुनाव आयोग में गए थे, ना कि विधानसभा में उनको अपात्र घोषित करने के लिए कोई याचिका डाली थी। गणेश नाईक, नारायण राणे, ऐसे बहुत लोग एक के बाद एक शिवसेना छोड़कर चले गए, लेकिन उनके खिलाफ बाला साहब ठाकरे ने कभी कानूनी दांवपेच नहीं खेले थे। जो गए वो गए। मैं जनता की लड़ाई में जाता हूँ, जनता के साथ, जनता की कोर्ट में जाता हूँ, ये बाला साहब की भूमिका थी। अब पूरी लड़ाई हारने के बाद उद्धव को जनता का कोर्ट याद आ गया, जो उनके पिता का असली कोर्ट था। बाला साहब कभी कोर्टबाजी नहीं करते रहे। हाँ, शिवसैनिकों पर हमेशा किसी आरोप से कोर्ट जाना पड़ता था, अरेस्ट होते थे शिवसेना के कार्यकर्ता, लेकिन हम पर अन्याय हुआ, हमारा न्याय करो, इसके लिए शिवसेना वाले कभी भी कोर्ट नहीं जाते थे। और आज का शिवसेना का सर्वोच्च नेता खुद को उद्धव मानते हैं और बार बार सिर्फ न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जाते हैं। जनता की कोर्ट उनको मालूम नहीं है, ना परवाह है। अब जब सब चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो या विधानसभा के अध्यक्ष हो, इन सभी मंचों पर जब ये चुनाव या अपनी लड़ाई हार गए, तब इनको याद आ गया कि अपने पिता का असली लड़ाई का मैदान क्या था, वो असली कोर्ट क्या था, वो जनता का कोर्ट था। और अब उद्धव ठाकरे बोल रहे कि अभी जनता की कोर्ट में न्याय होगा। अरे आपको पहले से यह तय करना चाहिए था। उसमें से जो आपके पास 2.5 साल बचे थे, 2.5 साल बचे थे, 2022 आधा, 2023 पूरा, और आपने 1.5 साल खराब कर दिया। किसमें? कोर्टबाजी में। और टीवी के कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बयानबाजी करना, इससे लड़ाइयाँ जीती नहीं जाती। लेकिन इन्होंने उसको ही ताकत मानी, मीडिया को अपनी ताकत मानी, कोर्टबाजी को अपनी ताकत मानी। वहाँ उद्धव ठाकरे हार गए। बाला साहब ने जिन हथियारों से लड़ाई की थी, जिन हथियारों के खिलाफ लड़ाई की थी, वही मीडिया और कानून, ये उद्धव ने अपने हथियार माने। वहाँ ही वो हार गए थे। सिर्फ उस पर मुहर लगनी बाकी थी। वो चुनाव आयोग में लगी या कोर्ट में लगी या विधानसभा के अध्यक्ष के सुनवाई में लगी है। मुद्दा इतना ही है, उद्धव ठाकरे खुद फैलाए हुए जाल में फंस गए। दोस्तों, अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।